लिबास के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। मैं इस वक्त कराची के मशहूर इलाके अहमद जिना रोड के ऊपर मौजूद हूं और इसी रोड के ऊपर कायद आज़म का मज़ार भी है जो बानी पाकिस्तान है, और इसी रोड के ऊपर दारुस सुकून भी है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। ये जो इदारा है ये एक तरह का ओल्ड होम है। उन लोगों का घर है ये जिन्हें उनके घर वालों ने छोड़ दिया। हंसते बसते घरों में वो रहते थे, कभी उनकी औलाद थी, उनकी शरीक हयात थी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ हालात ऐसे पेश आए जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर आने पे मजबूर हो गए। आज हम आपको इस घर में ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारने वाले बुज़ुर्ग जो हैं, जिसमें माएँ भी हैं, जिसमें बाप भी हैं, वो अपने घरों को छोड़कर इस शेल्टर होम में आ गए, ओल्ड होम में आ गए, और अब यहाँ पे वो अजनबियों के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है ताकि देखने वालों को, खुसूसन नौजवान नस्ल को, अपने बुज़ुर्गों की तरफ, अपने वालिदैन की तरफ अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो और वो उनकी ज़्यादा कदर करें, ज़्यादा अपनाइयत और मोहब्बत का मुजाहरा करें उनकी तरफ और उनका ज़्यादा ख्याल रखें। आइए आपको मिलवाते हैं। दारुस सुकून के अंदर मैं आ गया हूँ और ये आप देख रहे हैं बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे। एक ये हैं उसमें से और कुछ और भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे चल के बात करते हैं और तारुफ चूँकि हमारा इनसे पहले हो चुका है तो इसलिए मैं आपको फ़र्दन इनसे मिलवाता रहूँगा। सबसे पहले जो मेरे साथ मौजूद हैं इनका नाम है एंजलीन, और एंजलीन जो है वो यहाँ पर किन हालात में आई, क्यों आई और वो क्या कहना चाहती हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, तो ये हम जो है वो आपको दिखाएंगे। कैसी हैं एंजलीन? खुदा का बहुत शुक्र है। आप कैसे हैं सर? बस अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए मुझे, आप यहाँ कैसे आई हैं? मैं 9 महीने पहले यहाँ पे आई हूँ। मैं अकेली थी, मेरी एक ही बहन थी, उनकी डेथ हो गई और फिर कोई है नहीं। आप ये समझ लें अगर मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, और इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। बिल्कुल सही है। आपके अपनों ने आपको छोड़ा या आपने उन्हें छोड़ा? पहले मुझे छोड़ा, उन्होंने मुझे पहले छोड़ा। वो कहते हैं जब बुरे दिन हो तो साया भी साथ छोड़ देता है, वो वाली बात है सर। तो अपनों के छोड़ने की वजह क्या थी जो उन्होंने आपको छोड़ा? तो कि मैं उन पर बोझ ना पड़ जाऊँ ना। मैं वो समझते थे कि मेरी जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी ना। जिम्मेदारी उठाना कोई मजाक बात तो नहीं होता है ना, तो बस इसी वजह से फिर मैं अकेले काम करती थी। मैंने टीच किया, मैं अपने घर का बिल, कराया, 15 साल मैं घर के किराए पे गुजार के आई हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उसके बाद फिर मैं ट्यूशन्स करती थी, तो मेरा सर गुजारा बहुत अच्छा हो जाता था। बिल्कुल सही है। तो ये जो अपने हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया, ये रिश्ते कौन कौन से, बहन भाई हैं या कोई और है? चाचा हैं, ताए हैं, फुप्पियाँ हैं, मामे हैं, लेकिन आपको पता है ना कौन किसी का आजकल के दौर में सर साथ देता है। तो यहाँ दारुस सुकून में ओल्ड होम में आप कब से हैं? 9 महीने, 9 months 4 days। तो आपके वालिदैन और बहन भाई? वो अल्लाह के पास, वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी। एक ही बहन थी, उनकी डेथ हो चुकी, मम्मी डैडी पहले इंतकाल कर गए। सही है, बिल्कुल। तो अब अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है कि किस तरह से गुजारेंगी आप? अब इन्हीं के साथ गुजारूंगी, जो सिस्टर्स बोलेंगी वो करूंगी, और सिस्टर जो ऑर्डर्स देती हैं वो मैं ओबे भी करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा मरना जीना इन्हीं के साथ है। बिल्कुल सही है। और माशाल्लाह एज कितनी है आपकी? एज 50। माशाल्लाह 50 आपकी एज है, ज़बरदस्त। तो आपकी रूटीन दिन में यहाँ पे क्या होती है? वेरी बिजी शेड्यूल। 6:30 वी गेट अप, देन वी हैव अ ब्रेकफास्ट, फिर हम 2 घंटे सो जाते हैं, उसके बाद 9 बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद 10 बजे हम नीचे आ जाते हैं। आप जैसे कि ये हमारा एक्टिविटी रूम है, फिर हमारी फिजियो होती है, फिर 12 साढ़े 12 बजे हमें लंच मिलता है, फिर हम नैप करने के लिए चले जाते हैं। अभी हम उतरे हैं नीचे कि फिर हम ग्रुप वाइज बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर हमें रात का खाना मिल जाता है 7:30, फिर बैक टू पवेलियन अपने रूम्स में जाके आप कुछ भी करें टिल 10 o'clock वी ऑन द बेड। तो जब आप अकेली होती हैं, जब आप सोने के लिए लेटती हैं या अपने बेड पे होती हैं, तो किस तरह के ख्यालात जहन में आते हैं? मैं ख्यालात को आने नहीं देती हूँ। आप कैन आई नो योर नेम? आपका नाम?
मेरा नाम है रेहान। रेहान, मैं ख्यालों को आने नहीं देती हूँ। वो कहते हैं ना कि लाफ्टर आर द बेस्ट मेडिसिन। मैं खुश रहती हूँ। कहते हैं ना हंस के भी जीना है, रो के भी जीना है, तो मैं हंस के जीती हूँ अपनी लाइफ। क्या कहेंगी उन लोगों से जो छोड़ देते हैं अपने प्यारों को और अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, नफ़रत की वजह से, या किसी भी वजह से, या छोटा दिल होने की वजह से? सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैंने सबको माफ़ किया। जिसने भी मेरे साथ जो किया, मुझे उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई भी ग्रीव्स दिल पे नहीं। मैंने उनको माफ़ किया। और जो ऐसे छोड़ते हैं, जो स्पेशली माँ बाप को छोड़ते हैं ना, मैं कहती हूँ उन्होंने दोज़ख यहाँ ही कमा ली। अभी भी टाइम है, जाग जाओ और अपने माँ बाप को ले जाओ, अपने बड़ों की इज्जत करो, ताकि ऊपर तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलें। यहाँ पे आप लोगों से मिलती हैं, बुज़ुर्गों से जिनको उनकी औलाद ने छोड़ दिया, क्या कहानियाँ सुनने को मिलती हैं? ज़्यादातर लोगों को क्यों छोड़ा गया? ज़्यादातर जो लोगों को छोड़ा गया वो बहुओं की वजह से होता है। बहुएँ, डॉटर इन लॉस, दे डोंट वांट टू कीप द मदर इन लॉ। वो सासों को रखना नहीं चाहते। 4 बेटे हैं, वो किसी के 4 हैं, किसी के 3 बेटे, और बांट लेते हैं ना माओं को, तो माएँ थक जाती हैं कि 1 महीना तुम रखो, 1 महीना तुम रखो, फिर वो यहाँ आ जाती हैं। ये बड़ा एक अजीब पहलू है ज़िंदगी का। पहले भी मैंने एक शेल्टर होम को विज़िट किया था, वहाँ पर भी मुझे यही बात सुनने को मिली कि जो बहुएँ हैं जो ब्याह कर आती हैं, वो अपने शौहरों को इस हद तक अपने हाथ में ले लेती हैं कि वो अपने वालिदैन को छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये एक अजीब चेहरा है आजकल के हमारे माशरे का, और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एंजलीन से एक सवाल इस हवाले से और कर लूँ जो मेरे जहन में अभी आया। एंजलीन, ये जो बहुएँ होती हैं या कोई भी है जो दूसरों को छोड़ता है या ठुकराता है, क्या वो अपने बुढ़ापे को भूले हुए हैं? यही तो वजह है, भूले हुए हैं ना। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी बननी। उनको ये भी ख्याल नहीं आता कि आगे चल के, हालांकि उनके बेटे हैं, पोतों वाली आती है, उनको ये नहीं पता कि आगे चल के मेरे बेटे हम मुझे भी यहाँ छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन कौन खोजता है? वो कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन बुज़ुर्ग तो एक नेमत होती है, बुज़ुर्गों को तो अपने साथ रखना चाहिए। पहले के ज़माने में तो हर चीज़ बुज़ुर्ग करते थे। अब आपको पता है वो दौर आ गया कि हर चीज़ क्या यंग जनरेशन कहते हैं हम करें, बुज़ुर्ग ना इंटरफेयर करें, वो वाला माहौल है। आज़ादी जो है वो चाहिए, और मगरिब की तरफ से जो आज़ादी आई है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अंग्रेज़ी तरीक़े तालीम की वजह से ही है। मेरे ख्याल में इसमें तरबियत का दखल ज़्यादा होता है। शायद अपने घर की तरबियत में कहीं कोई ऐसी कमी रह जाती होगी जिसकी वजह से मामला जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक और ख़ातून बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप इन्हें देखिए, मोहतरमा रियाज साहिबा, और ये भी यहाँ पर रह रही हैं पिछले कई साल से, काफ़ी अरसे से। इनसे हम बात करते हैं, और इनकी पर्सनैलिटी मुझे बड़ी पसंद आई। बड़ी एक तो रौबदार पर्सनैलिटी भी है इनकी, और दूसरी बात ये कि बात जब करती हैं तो बड़ा मज़ा आता है इनसे बात करके। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल सही हूँ। माशाल्लाह, सही तो आप नज़र आ रही हैं। सही तो आप नज़र आ रही हैं मुझे। हाँ, मैं सही हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ। किस बात का? मैं समझा नहीं। समझ लेना चाहिए। ओह, अच्छा, इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ जो आप आई हैं तो किन हालात में आई हैं? मैंने कहा ना आपसे, मेरे शौहर यहाँ जॉब करते थे, डॉक्टर बुतूल जो थी ना, रज़ा बुतूल, उनके अंडर में थे वो। तो मैं यहाँ रह रही थी, मगर वो ऐसा हुआ उनका इंतकाल हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? लोग तो आप जानते ही हैं कि जब अकेली औरत होती है तो उसका हशर यहाँ क्या होता है। इसके बाद ये हुआ कि मैं इधर उधर सोचती रही, अब फेस करती रही मुश्किलात को। बेटा चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने क्या कोई जॉब वगैरह भी की है? मुझे आपके बात करने के अंदाज से लग रहा है। हाँ, मैं टीचर थी। इस्लामिया स्कूल जो नहीं है पेट्रोल पंप पे, मिस हसीना शेख का था वो, उस ज़माने में थी, अभी पता नहीं। तो मैं वहाँ थी टीचर। तो उन्होंने भी बहुत मुझको इज़्ज़त दी। पहले पहली क्लास दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी। ऐसे करते करते 8 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरे शौहर की डेथ हो गई, तो मैं क्या करती, इधर उधर फेस करती रही। उसके बाद बेटे भी चले गए। अब मैं दीवाने देख के पागल होने लगी, फिर मैं निकल आई। अब मैं यहाँ उन्हीं औरतों ही ने बताया वहाँ की, आप यहाँ अम्मा चली जाइए, आपको सुकून होगा। वाकई मैं यहाँ आई, मुझे सुकून है। कम से कम यहाँ दरख्त हमारे साथ ही हैं, हवा तो हमारे साथ ही है,
हम देख रहे हैं, वहाँ तो ये भी नहीं देखने को मिलता। ये भी ज़िंदगी का एक पहलू है कि एक वक्त इंसान पे ज़िंदगी का ऐसा आ जाता है कि दरख्तों को और हवा को वो अपना साथी कह रही हैं मोहतरमा जो हैं, और उनके शौहर के इंतकाल के बाद उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। ज़िंदगी के बड़े मुश्किल वक्त और लम्हात होते हैं जिनसे इंसान गुजरता है। और रज़िया सत्तार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं रज़िया? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र रज़िया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए रज़िया, यहाँ कैसे आना हुआ, किसने छोड़ा आपको? यहाँ मैंने बड़े बहनों ही नहीं छोड़ा, मेरे माँ बाप नहीं, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहनें सब मैरिड हैं, मैं अनमेरिड हूँ। इसकी वजह से यहाँ पर आई हूँ, वरना मैं भी मैरिड होती ना, मैं भी अपने घर पर होती। तो क्या करूँ, मजबूरी है ना। बहनोई ने छोड़ा का क्या मतलब है? बहन ने रोकने की कोशिश नहीं की बहनोई को कि क्यों? मैं खुद रहना नहीं चाहती थी ना, मैं खुद रहना नहीं चाहती। इंसान एक दिन रहे, 2 दिन रहे, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता ना, फिर बातें सुननी पड़ती है ना शहर की। इसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अनमेरिड हूँ ना। बहन आपकी मिलने के लिए आती हैं आपसे? सब मिलने आते हैं, कल सब आए थे। मेरा भतीजा आया था, मेरा भांजा आया था, मेरी बहन आई थी, सब आते हैं। मेरा भांजा जो है कि ना, वो मेरे को खर्च भी दे जाता है। कैसा महसूस होता है जब बहन आती है मिलने के लिए, भांजा आता है तो? खुशी होती है ना, रोना आ जाता है ना, रोना आ जाता है ना, खुशी होती है ना। एक खुशी किसको बोलते हैं? सच्ची खुशी होती है। सच्ची खुशी दिल में होती है, दिल में होती है। कल तो आई थी। क्या कहती है बहन जब आती है तो? अकेले में आपके साथ बैठती है तो क्या कहती है? तुम अम्मी मम्मी बात करते ना, तुम फिक्र ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तुम मेरे घर पर आओ, तुमको ये भेजेंगे, फ्रूट भेजेंगे, सालन भेजेंगे। हालांकि फ्रूट भी भेजती है। कल मेरी बहन आएंगे, बहनों वो आएंगे ना, मेरा जमा क्या कहते हैं, मेरा भांजा आएगा ना, तो सब कुछ फ्रूट लेकर आएगा, आइसक्रीम लेकर आएगा मेरे लिए। वादा किया है ना। आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी होती है? फ्रूट खा के, आइसक्रीम खा के, या फिर लोगों से, अपनों से मिलके? मिलकर, अपनों से मिलकर। खाने पीने में क्या है, खाना पीना तो मिल ही जाता है ना। इंसान मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का भूखा होता है, और किसी का भूखा नहीं होता। सही है ना। आगे की ज़िंदगी के बारे में आपने क्या सोचा है? आगे की ज़िंदगी अच्छा ही सोचा है ना, अच्छा ही सोचा है ना। कुछ मैंने क्या अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, ये होऊंगा, खुश रहूँगी मैं। सही बात है ना। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बल्कि वो तमाम लोग जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब की दुआएं आपके साथ हैं। मुझे बताइए, आगे की ज़िंदगी में यहीं पे रहेंगी या कुछ और सोचा, कहीं और जाएंगी? कहाँ रहूँ, किसकी बातें सुनूं? मेरा जीना मानना यही है, मेरा जीना मानना यही है। मेरा कौन है बहनों के सिवा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला आपके भी मामला सारे बेहतर करे, दिल का सुकून दे आपको। और वो तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ भी अल्लाह ताला जो अपना रहम और करम उन पे करे, और वो अपनी ज़िंदगी के जो बाकी मानदा दिन हैं वो अच्छे तरीके से गुजारें। डैनियल फ्रांसिस साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह इनकी पर्सनैलिटी है, मेरे साथ बैठे हुए हैं, और इनसे बात करते हैं। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है सर। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 6 महीने हो गए सर। कौन छोड़ के गया था, तफसील बताएं थोड़ी सी। मेरे कज़न है, वो बाहर है, उन्होंने यहाँ फ़ोन पे सिस्टर से बात करके यहाँ भेजा। पड़ोसी ने मेरे को ला के यहाँ छोड़ा, राजेश नाइक, उन्होंने ला के यहाँ छोड़ा। वजह क्या थी, तफसील तो बताएं। मेरे दोनों बेटे थे, इंतकाल करके कोई भी नहीं है मेरा सिवाय खुदा के। खुदा है बस, या सिस्टर मेरे को खिला रही पिला रही, सब कुछ बस अल्लाह का शुक्र है मालिक। बेटे जो इंतकाल कर गए, उसकी वजह क्या थी? अच्छा खासा थे, मेरी छोटी सी फैमिली थी। बारिश में छोटा वाला बेटा मेरा गिर गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, वो चल बसा, अखबार में आया था। फिर मेरा बड़ा वाला बेटा भी ज़हनी मरीज़ बन के वो चल बसा। अब कोई भी नहीं,
बस आप लोग जो भी आता आंसू निकाल देता, बस और कुछ नहीं। 70 साल खिदमत किया बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे थे, जवान किया, कॉलेज तक स्कूल तक ले गया, लेकिन सिला नहीं मिला। ना बीमारी का इलाज करा रहे, ना कुछ करा रहे। यहाँ लोगों से मिलते हैं तो क्या कहानियाँ सुनते हैं आप? यही देखता रहता हूँ इनके हालात, मैं देखता हूँ कैसे कैसे बच्चे सब जवान है, फिर भी निकाला हुआ घर से। क्या फ़ायदा ऐसा बच्चों का? इतना खिदमत किया, पढ़ाया लिखाया, उनका क्या फ़ायदा? मेरे तो कुदरत ने ले लिए बच्चे, मेरे को तो बच्चों ने सहारा दिया। बहुत छोटा बड़ा लड़का मेरा बहुत अच्छा था, सीधा था, लेकिन अल्लाह ने उठा लिया उसको। बच्चे क्यों नहीं सोचते इस बात पे कि ये वक्त कल को उनके ऊपर भी आ सकता है? नहीं सोचते ना, कल को उनके बच्चे उनको निकालेंगे, क्या करेंगे फिर? सोचना चाहिए बच्चों को, आजकल के हालात ऐसे, लेकिन नहीं सोचे। नई जनरेशन है वो कर देते इनको। आपको लगता है कि ये तरबियत की कमी है, ये माँ बाप की तरबियत की कमी है और कुछ नहीं। माँ बाप जैसे पुराने लोगों ने सही उसको समझाया नहीं, जैसे हम लोग समझे, हमारे माँ बाप ने समझाया। हम कैसे पहले हमें मालूम, हम 3 भाई थे, 1 बहन थी। अल्लाह ने शुक्र है बाप मेरा फ़ौज में था, आर्मी में, अच्छा ज़िंदगी गुजरी है। लेकिन क्या करें, एंड में आके अपने बच्चे ना चल बस। क्या कहेंगे नौजवान नस्ल से जो वालिदैन का? भाई संभालो अपने माँ बाप। नहीं, मेरा सवाल ये कि जो नौजवान नस्ल जो है, जो अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का लिहाज और ख्याल नहीं करती, उससे क्या नसीहत क्या करेंगे? एंड यही होगा, उनके साथ भी यही हाल होगा जो हमारे साथ हो रहा है। अगर माँ बाप को बच्चों को नहीं संभालेंगे तो उनका भी एंड यही होगा, उनके बच्चे उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे। सही है नहीं? यही होगा एंड। जब भाई माँ बाप को ख्याल करो, माँ बाप को संभालो, यही निवाला देने का टाइम है। लेकिन बच्चों ने नहीं समझते, आजकल नई नस्ल शादी कर लेते, बोले भाई हम अकेले रहेंगे। ये नस्ल भाई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक दर्द का सिलसिला है, दुखों का सिलसिला है। लोगों से बात करो तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई दुख है तो वो बहुत छोटा है। लोग इतने बड़े बड़े दुखों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आगे कोई रास्ता, कोई राह उन्हें नज़र नहीं आती। और उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया जिनके साथ खून का रिश्ता है, तो गैरों से क्या तवक्को हो सकती है। लेकिन फिर भी दारुस्सूकून जैसे इदारे जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं भरपूर अंदाज में। दूसरों की इन जन्नतों को, इन अमानतों को संभाल के बैठे हुए हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं और उनकी आबियारी कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं और कुछ और माओं से और कुछ और बुज़ुर्गों से मिलते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, है वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करें सरहदों की, वो पलक बोझ दीवार हो तुम। बहुत खूब रुकैया, बहुत शानदार। और इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी है और इतना खूबसूरत माशाल्लाह आपने ये कौमी नगमा हमारा जो पेश किया, जिसमें हमारे सिपाहियों का बड़े फ़ख्र के साथ जो है उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। माशाल्लाह क्या जज्बा है और क्या दर्द है इनकी आवाज़ के अंदर। रुकैया कैसे आना हुआ? माशाल्लाह यहाँ पे गाती तो बहुत अच्छा है, बजाती भी आप बहुत अच्छा है कीबोर्ड, तो दारुस्सूकून में जो आपका आना हुआ तो वो कैसे आना हुआ? वो ऐसे आना हुआ, मेरी नानी, जो मेरे अम्मी, जो अब्बू जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए और मेरे मामू के पास थी, तो उन्होंने मेरे पाल पोस के बड़ा कर दिया। तो मैं जब मैं बड़ी हो गई थोड़ी सी, फिर नानी ने कहा मैं तो अब बीमार रहती हूँ, फिर मेरे बाद तो कोई देखने वाला नहीं होगा, फिर मुझे कश्मीर दारुस्सूकून में छोड़ दिया। रुकैया आप यहाँ पर दारुस्सूकून में कितने साल हो गए, कब से हैं आप? 11 साल थी मैं, 11 साल की थी जब से आई हूँ।
जब आपकी उम्र 11 साल थी, जब से दारुस्सूकून में आप मौजूद हैं, तो जब आप यहाँ पे आई हैं तो उसके बाद कोई मिलने के लिए आया आपके नानी के घर से या रिश्तेदारों में से कोई और? मेरे आते हैं, मामू के बच्चे आते हैं मिलने के लिए। मामू भी नहीं है, मामू के बच्चे जो बहन भाई बने हुए, मतलब मेरे बहन भाई हैं मामू के बच्चे, मामू ज़ात बहन भाई तो आते रहते हैं, मिलने भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, छोड़ के लेने के लिए भी आते हैं घर पे छुट्टियों के लिए, फिर छोड़ने भी आते हैं। अच्छा, उनमें से कभी किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप चल के हमारे साथ रहें, यहाँ पे क्यों रह रही हैं आप? मैं कहा था, मैं खुद नहीं, वो मेरा दिल दारुस्सूकून में लग गया, मैं बच्चों के साथ थी, खुश थी मैं। अच्छा, चलें ठीक है। ये रुक़ैया की एक मुख्तसर सी कहानी है और रिश्तेदारों ने उन्हें यहाँ छोड़ा, लेकिन इस वजह से नहीं कि इनका कोई इख्तलाफ था रिश्तेदारों के साथ, बल्कि इस वजह से कि वो इनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते थे और इनकी नानी जो थी वो भी ज़ाहिर एज्ड हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़िम्मेदारी जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहती हैं। और उसके बाद दारुस्सूकून एक ऐसा इदारा है कराची के अंदर जो रिश्तेदारों से ज़्यादा करीब रहकर जो है वो ज़िम्मेदारियों को निभाता है, रिश्तेदारों से ज़्यादा ख्याल रखता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अपनों की कमी तो कोई चीज़, कोई इदारा जो है दुनिया में पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो कुछ इनके इख्तियार में होता है वो दारुस्सूकून जो है उसे निभाने की कोशिश करता है। जाफ़र अंकल मेरे साथ मौजूद हैं। जाफ़र अंकल, कब से आप यहाँ पे मौजूद हैं, किन हालात में आप दारुस्सूकून में आए? मैं दारुस्सूकून में तो तकरीबन 3.5 साल पहले आया था और मौजूदी तौर पे आया था। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उस एक्सीडेंट के सिलसिले में मेरा ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के बाद फिर सर्जन लोगों ने ये कहा कि इनका जो ऑपरेशन हुआ है वो हील अप होने में टाइम लगेगा और ये हॉस्पिटल जो है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा हॉस्पिटल है, लिहाजा आप इनको घर ले जाइए, दवाएं हम देते रहेंगे, लेकिन ये कि इसको रेगुलरली लगाना होगा और हमें उनकी रिपोर्ट बतानी होगी। लिहाजा मेरे जो बेटे हैं वो एक ही हैं और बहू है, तो घर पे मेरी तीमारदारी नहीं हो सकती थी। लिहाजा मेरे बच्चों ने ये सोचा कि दारुस्सूकून में यहाँ लाया जाए उनको, और यहाँ पे दारुस्सूकून में ये इंतज़ाम है कि यहाँ मेल और फीमेल वर्कर हैं जो इलाज कर सकते हैं। लिहाजा दवाएं मेरी हॉस्पिटल से आती रहीं और यहाँ मेरे अमून साहब एक दोस्त हैं मेरे, जिन्होंने मेरी तीमारदारी की, नहलाया धुलाया और मेरी फ़ोटो लेकर के वो भेजते रहते थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि ठीक है आप कैरी ऑन करें, इसी तरह से ठीक है। लेकिन जब मैं ठीक हो गया तो मेरे हाथ पैर शल हो चुके थे, बिस्तर पे लेटे लेटे ना मैं बैठ सकता था ना चल सकता था। मेरे दोस्तों ने मुझे बिठा के खाना खिलाया यहाँ, लेकिन उसके बाद में फिर मैनेजमेंट ने ये कहा कि आप फिज़ियोथेरेपी में जाइए, यहाँ वहाँ आपकी एक्सरसाइज वगैरह होगी तो आप चलने फिरने लगेंगे। लिहाजा मैं फिज़ियोथेरेपी में व्हील चेयर पर बैठ के आने लगा, यहाँ मेरी एक्सरसाइज होती रही, मुझ में दम आता चला गया और मैं उठने बैठने लगा और मैंने व्हील चेयर छोड़ करके वॉकर ले लिया। शिकायत है रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, अपनों से, किसी से कुछ कहना है? नहीं, रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ये कि हमने एक कंप्रोमाइज़ कर लिया था आपस में कि मेरे बच्चों को यहाँ देख कर के ये इत्मीनान था कि यहाँ पर सफाई है और देखभाल है और खाने पीने का इंतज़ाम ऑन टाइम है, सिस्टर लोग यहाँ पर बाकायदा देखभाल करती रहती हैं और सिक्योरिटी हर किस्म की है यहाँ पर। लिहाजा मैंने ये डिसाइड किया कि मैं घर पे जाऊँगा तो अकेला हो जाऊँगा। मेरी वाइफ़ की डेथ हो चुकी थी तो मैं अकेला हो जाऊँगा और वो बुढ़ापे के अंदर अकेलापन जो है वो ही एक बीमारी है। लिहाजा मेरे बच्चों ने कहा कि अच्छा, अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप यहाँ रहिए, हम आपके पास आते रहेंगे, आपकी जो डिमांड होगी, जो आप चाहते होंगे वो हम ला के देते रहेंगे आपको, और आप यहाँ खुश हैं तो आप यहाँ रहिए। अब यहाँ रहने का जो सबसे बड़ा मेरा इंटरेस्ट है वो ये है कि मेरी यहाँ फिज़ियोथेरेपी, मैं एक्सरसाइज अभी तक करता हूँ और यहाँ पर एक्टिविटी भी हमारी है, ये एक्टिविटी क्लास है हमारी। यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं की थी, वो चीज़ें सीखी। मेरी उंगलियाँ बहुत मोटी हो गई थी, मुझे यहाँ कलम पकड़ना सिखाया, कलरिंग करने सिखाई, हैंडीक्राफ्ट करना सिखाया, और यहाँ जितने भी जो दोस्त रहते थे पहले से यहाँ पर, उनसे दोस्ती हो गई और मेल फीमेल यहाँ ऐसे फैमिली की तरह से रहते हैं। और यहाँ इवेंट्स इतने होते हैं कि हम लोग यहाँ पर इतने बिज़ी रहते हैं कि हमें अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि दारुस्सूकून जो हमारे लिए है लाइक ए हेवन है।
और यहाँ सिस्टर जो हैं वो सिस्टर तो ज़रूर हैं लेकिन मदर भी हैं, वो हर किस्म का प्यार वो देती हैं। और हमारे यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं है। जो मेरे ख़ानदान वाले हैं, मेरे जो बच्चे हैं, वो लोग आते हैं और फिर जब घर में कोई इवेंट होता है, शादी ब्याह होती है, वो मुझे लेके जाते हैं और फिर वो मेरी मर्ज़ी से यहाँ छोड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बहुत ही पर्सनल चीज़ें हमारे साथ शेयर की। ये सब कुछ बड़ा आसान होता है कहना, जो इन्होंने चंद लम्हों में हमें सुना दिया, हमसे कह दिया, लेकिन जब हम खुद इन चीज़ों को सहते हैं और इनसे गुजरते हैं तो आप यकीन कीजिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ज़िंदगी का ये वाला रुख जो है ना, ये वाली जो साइड है और ये वाले जो चेहरा है ज़िंदगी का, ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। लतीफ़ चाचा मौजूद हैं जो तकरीबन 3 साल से दारुस्सूकून के मकीन हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं वो उन्हें यहाँ पे छोड़ के गए थे। क्या हालात थे, क्या वजूहात थी, वो मैं लतीफ़ चाचा से ही पूछूंगा। लतीफ़ चाचा मुझे बताइए अपनी कहानी कि आप यहाँ कैसे आए, किन हालात में आए? दरअसल मेरी फैमिली में मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता था। फिर वहाँ मेरे सामने कहा गया कि हमें एक नया मकान लेना है तो हमें रकम की ज़रूरत है। तो मैंने सुना कि मैंने समझा कि ये चीज़ मांग रहे हैं, इनको दे दो। तो मैंने 10 लाख के 5 लाख के 2 चेक दे दिए, 10 लाख रुपए उनको पेमेंट करे। उन्होंने मकान लिया, गार्डन से बेचा और ये जमशेद रोड पे उन्होंने ये ख़रीदा। वहाँ पहुँचे तो घर वालों ने हमें कहा कि अब वो हमको ये अमेरिकन किचन बनवा दो, हमको ये ताका डरो। मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं थी, कोई 12.5 लाख की रकम भी, इसमें 10 लाख तो मैंने दे दिए और अब 2-2.5 लाख है। तो इसमें मैं अपना छोटा मोटा जो कारोबार करता हूँ उसके लिए रकम चाहिए ना। अगर मैं मरूँगा तो मुझे दफनाने के लिए भी इतनी रकम तो ज़रूरत पड़ सकती है। और वो बच्चे उस वक्त ताज़ा तरीन पढ़ रहे थे, मतलब फाइनल ईयर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग NAD यूनिवर्सिटी। फिर वो बच्चा हो भी गया। मैंने देखा पहले आपने कहा था कि 10 लाख रुपये दे दो मकान के लिए, मैंने दे दिया। फिर आपने बोला ये कर दो ये कर दो। मेरे पास कोई वजीर खजाना जैसा खजाना तो है नहीं, मैं कहाँ से, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा दौलत तो है नहीं। मुझे आया जरा गुस्सा, तो मैंने कहा कि आई एम गोइंग। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, बहन के यहाँ गया। बहनों ने मुझे कुछ अरसा संभाला। फिर मैंने देखा कि अब बहनों के घर पे भी भाई होते रहना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने एक इंसान को ढूंढा। मैंने कहा मुझे कोई ऐसा इदारा बताइए जो एडी काम करता है, एडी रखता है, छिपा रखता है। दारुस्सूकून में आप आए, उसके बाद आपकी फैमिली का रिस्पांस क्या था? उन्होंने बाद में आपसे रब्ता रखा, वो आपसे मिलने आते रहे? वो शुरू में तो ये नहीं, हमारी बहनों पास गए कि भाई ये कहाँ है हमारा शोहर या हमारा बाप किधर है। तो उन्होंने कहा दारुस्सूकून में ये चले गए हैं, हमारे घर पे अब नहीं है। तो उन्होंने रब्ता किया, मेरे पास आया मेरा बेटा भी, मेरी बेगम भी। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ सेट हो गए हैं, फिर ये चले गए अपने यहाँ घर पे, क्योंकि वो बच्चे भी कमाने सीख गए थे। एक था इंजीनियर था, वो अपॉइंट कहीं हो गया था, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो भी कहीं अपॉइंटेड हो गया। और मेरे पास मिलने आए तो मैंने भी उनको धुतकारा नहीं। एक इंसान होने के नाते, एक बाप होने के नाते जो तरीके से बातें करने की होती है वो मैंने की। यहाँ कभी कभी आ जाते हैं मुझे मिलने के लिए, तो मैं भी ऐसा ही रेस्पॉन्स देता हूँ सिमिलरली। कभी कहा नहीं उन्होंने आपसे कि आप साथ चलें, हमारे घर पे रहें, या आपके दिल में ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि वो आपसे कहें और आप उनके साथ चले जाएं? नहीं, वैसा कोई संजोग अभी तक तो नहीं बना है कि हमारे साथ चलें, हमारे साथ रहें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी इधर कोल्ड माइंड रह के इधर वक्त गुजारता हूँ, अल्लाह की उम्मीदों पे। बस यही कहानी है।
क्यों आजकल औलाद इतनी बेहिस हो गई है? वालिदैन उसको जिस तरह से पालते हैं, जितनी तकलीफ़ उठाते हैं, जितनी स्ट्रगल करते हैं, तालीम का ख़र्चा जो है आजकल बहुत बड़े। देखिए बच्चे के लिए तालीम है, सेहत है, ये सारी चीज़ें, खुराक है, ये आसान ख़र्चे नहीं हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि तालीम एक बच्चे को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं। इंजीनियरिंग या मेडिकल या सीए का कोर्स कराना, क्या बाप को तकलीफ नहीं होती है पढ़ाने के लिए? जिस तरह माँ परवरिश करती है, बच्चे को नहलाती है, करती है, बीमार होता है, माँ बाप को जाना पड़ता है हॉस्पिटलों में, तो हमें भी तकलीफ तो हुई है, पर क्योंकि वो हमारी औलाद है, हम किसी से शिकवा नहीं कर सकते, गिला भी नहीं कर सकते, शिकवा भी नहीं कर सकते। आप तो औलाद को कह रहे हैं कि वो हमारी औलाद है। औलाद के दिल में ये तड़प क्यों नहीं है कि ये हमारे वालिदैन हैं? इसका मैं जब ये ज़माने की आवाज़ है जनाब। एक ज़माना था कुरान की तालीम पे लोग अमल करते थे, हदीसों की तालीम अमल करते थे, बुज़ुर्गों की बातें मानते थे। 1925 का ज़माना था, ये 2025 का ज़माना है। अब ये कुरान हदीस को कोई देखता नहीं है। क्या कहेंगे औलाद से, यंगस्टर्स से, नौजवानों से, बेटों से, बेटियों से, बहनों से जो छोड़ जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, उनसे कुछ कहना चाहते हैं इस कैमरे के हवाले से? भाई मैं तो इतना कहूँगा, अल्लाह ताला सब बच्चों को, सब घरानों को नेक तौफीक दे कि इस्लामी तालीम, इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपने बच्चों को समझाए। बच्चे भी समझने की कोशिश कर रहे। माँ बाप तो हर एक के अच्छे हैं क्योंकि पुरानी नस्ल के हैं, मगर ये ज़माना रफ्तार से इतना है कि लोग दौलत में अंधे बन गए हैं। दौलत को सब कुछ माना है, दौलत को ईमान माना है। वजह ये है, और फैशन इतनी बढ़ गई है मर्दों में और औरतों में भी। फैशन भी है, फैशन सस्ती नहीं है, उसके पीछे पैसा फेंकना पड़ता है। पैसा फेंक तमाशा दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन पॉजिटिवली बदलें तो अच्छा है, उसका फ़ायदा एक दूसरे को पहुँचे, वालिदैन को पहुँचे, तो औलाद की ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियाँ जो हैं वो बेहतर होती हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर वो मनफी अंदाज में सामने आएँ, और वालिदैन को इस उम्र में 84 साल की उम्र में लतीफ़ चाचा जो हैं वो यहाँ दारुस्सूकून में मौजूद हैं, तो अगर इस तरह से जो तब्दीलियाँ हैं वो हमें नज़र आएँ तो ये अफसोसनाक भी होता है, दुख भी होता है इसका। सिसिलिया मेरे साथ मौजूद हैं, दारुस्सूकून की एक और मकीन है, सिसिलिया मेरे साथ मौजूद है। सिसिलिया, किन हालात में दारुस्सूकून में आपको आना हुआ? जब मैं दारुस्सूकून में आई तो शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल लगा, और बहुत सी चीज़ें बहुत मतलब अजीब लगा। कुछ बातें सुनने में आ रही थी कि ये मतलब ऐसी हैं। बड़ी बहन जो थी मेरे साथ, उन्होंने बहुत उनको दुख दिया, बहुत मतलब कहना नहीं मानती थी, सुनती नहीं थी, बीमार थी, तो उसको भी संभालना था। तो उन्होंने ये चीज़ देखते हुए फिर उनको संभालने की कोशिश की। मुझे भी कहा कि भाई आपकी वो बहन है, आप उनको संभाल लें। अच्छा, ये करते कराते आहिस्ता मैं तो एक्टिविटी में हिस्सा लेने लग गई। जी, मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे दूसरे लोग आपसे मिलते हैं, जो उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हजरात हैं, वो क्या कहते हैं ज़िंदगी के बारे में, औलाद के तर्ज़ अमल के बारे में? अच्छा, यहाँ पे जो भी बुज़ुर्ग हैं वो अपने बारे में कुछ सबकी, यानी मैं बताऊंगी कि हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है, फैमिली स्टोरी। वो कभी कभी ये बताते हैं कि देखो हम भी इस तरीके से क्यों इस तरफ आए, हमारा रुख इस तरफ क्यों हुआ, कि कुछ हमारे फैमिली में ये था कि बेटे की तरफ से या बेटियों की तरफ से कुछ ये था कि उनके आपस में इत्तेफाक नहीं था और बन नहीं रही थी। तो ख़ास तौर पे बेटों की वजह से हमारा ये था कि वो मुझे रख नहीं रहते हैं। मैं चाह रही थी कि मैं उनके साथ रहूं। इस दौर का जो अलमिया मुझे नज़र आता है वो ये है कि बहन भाई, बेटा बेटी, जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, वो ही बर्दाश्त नहीं कर रहे अब अपने वालिदैन को। और ये इस दौर का एक बहुत बड़ा, अब इसको कल्चरल कंट्रीब्यूशन कह लें या इसको अलमिया कह लें, लेकिन ये जो कुछ भी है ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। जब बेवफाई का, बेरुखी का ज़िक्र किया जाता है अपनों की, तो नाम आता है बेटी का, बेटे का, बहुओं का, बहनों का। ये वो रिश्ते हैं जो बड़े मुक़द्दस माने जाते थे और मैं समझता हूँ कि आज भी हैं। लेकिन जब इस तरह की अफसोसनाक कहानियों के साथ ये सब कुछ सुनने को मिलता है तो यकीन कीजिए, यकीन करने को दिल नहीं चाहता।
दारुस्सुकून के 125 मकीनों में से एक फ़रहत आंटी भी हैं। फ़रहत आंटी किन हालात में अपना घर छोड़ के दारुस्सुकून में आई, यहाँ के शिफ्ट हुई, इन्हीं से बात करेंगे। जी फ़रहत आंटी, मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई, भाई मेंटल है यहाँ पर, हम घर में थे, रो रहे थे, कहते आ जाएं, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। और मेरे मियाँ की भी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक हो गया उसके बाद जब मैं आई हूँ। पहले तो जिंदा थे, वो डॉक्टर थे वहाँ, और बेटा एक बेटा है, वो भी डॉक्टरी कर रहा है अभी, और बोलता है कि अम्मी आप आ जाएं, मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर। मैंने कहा दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। उसे बोलती हूँ, हंसाती हूँ, कहती नहीं अम्मी आ जाए, प्लीज़ आ जाए। मैंने कहा नहीं बेटे, यहाँ ज़रा सेट हो जाए ना, फिर मैं आऊँगी। मेरे अमेरिका वाले भाई भी हैं, वो आएंगे, फिर वो इसको ज़रा वो करेंगे। भाई अतीक हैं और वो सुहेल हैं, वो भी बीमार हैं, आजकल चल रही है ना। तो कहते ज़रा मौसम, कहती यहाँ गर्म हो गया, कहती वहाँ पर अमेरिका वगैरह में मौसम ठंडा है, कहती यहाँ पर सर्दी, यहाँ तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी से घबराते हैं बहुत। अच्छा ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे एक ही बेटा है। आपका एक ही बेटा है, तो आप उससे इतने अरसे से दूर हैं, आपका दिल नहीं चाहता? मेरा दिल चाहता है, मोबाइल पर रोज़ बात करता है, वो रोज़ाना कहता है अम्मी आ जाएँ, अम्मी आ जाएँ। आप बड़ा भी हो गया अब तो, पढ़ाई में मसरूफ़ है। कहती मैं आपके बगैर दिल लगता, आप इंजॉय लाइफ करती थी, वो यादें मुझे आती हैं। मैं कहती हूँ बेटे आप आऊँगी ज़रूर, लेकिन आप ये कहो कि क्या कहते हैं मेरे भाई अमेरिका वाले भाई आएँ और छोटे भाई को संभालें, बस ये दुआ करो, मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगी। मैं बाहर की गाड़ी भी लाई थी अमेरिका की, तो वो ट्रक वालों से गाड़ी टकराई, चकनाचूर हो गई, मेरे शीशा यहाँ टांग में लगा। अच्छा आप जो है, आपको कोई शिकायत है अपनी औलाद से, बेटे से? मुझे शिकायत नहीं, वो बेटा मेरा फर्माबरदार है और मेरा हर तरह ख्याल रखता था, उठते बैठते मेरे काम में भी, घर के काम में भी काम आधा बांटता था, कहता नहीं, और बाहर की चीज़ें हर चीज़ लेकर आता था कि अम्मी अकेला खाना पसंद नहीं करता था। अच्छा ये बताइए कि जिनके बच्चे फर्माबरदार नहीं हैं और उन्हें छोड़ के चले गए यहाँ पे, उनके बारे में क्या महसूस करती हैं और उनसे क्या कहना चाहती हैं वो औलादें जो टीवी देख रही हैं इस वक्त? उनकी औलादें इसलिए नाफरमान होती हैं कि वो माँ बाप उनकी तरबियत सही नहीं करते। माँ बाप का कसूर है, औलाद का कसूर नहीं है। माँ बाप अगर उनकी सही तरबियत करेंगे तो औलाद उनकी खिदमत करेंगे। और मैंने अपनी अम्मी के क्या कहते हैं नहलाया धुलाया, बहुत बीमार हो गई थी, मैंने खुद ही काम करा उनका सारा। खाने अपने हाथों डेली की थी मेरी अम्मी, डेली खाने बना के खिलाएं उनको, उनके आगे रखे। ये जो आपने तरबियत सही ना होने की बात की, तो ये तरबियत सही ना होने का क्या मतलब है? मतलब सही तरबियत क्या होती है, कैसे होती है? सही तरबियत ये है कि टाइम पर पढ़ना और उठना सही टाइम पर, और क्या कहते तैयार होके अपने कॉलेज जाना, स्कूल जाना है, टाइम टेबल बनाना अपना। वो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को टाइम टेबल के मुताबिक सिखाएं कि इस टाइम बेटे टाइम पर खाना खाना है, और क्या कहते हैं टाइम पर ही हमने वहाँ कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, तो बच्चा फिर सही हो जाता है, सही तरबियत होती है। और कपड़े चेंज करने, गंदे कपड़े नहीं पहनने सुबह हैं, तो बच्चों जो छोटे बच्चे गंदे कपड़े पहनते रहें हैं, वो सही नहीं है, जरासीम होते हैं। ये तरबियत, ये तो तरबियत एक अलग तरह की है। मैं तो रवैयों की बात कर रहा हूँ कि हमने बिहेव किस तरह से करना है, सामने वालों से मिलने जुलना किस तरह से, रिश्तों की कदरों कीमत जो है उसका अंदाज़ा औलाद को हो, ये कैसे? आपको लग रहा है ये भी तरबियत नहीं हो रही? नहीं, ये भी तरबियत इसलिए नहीं होती ना कि माँ बाप बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटे अपने फूफी खाला का ख्याल रखो, फर्माबरदार बनो और उनका हुक्म मानो है। तो ये क्या कहते हैं बच्चे अगर माँ बाप बताएंगे ना, बच्चों का कसूर नहीं है माँ बाप का, कि वो बच्चों को शुरू से तरबियत सही दे ताकि वो वेरी ग्रेट बड़े आदमी बने और पढ़ाई में भी टॉप क्लास चले। फ़रहत आपने जो ये चंद बातें आखिर में कही हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छुपा हुआ है, लुब्बे लुबाब है और निचोड़ है। वालिदैन रिश्तों की पहचान अगर अपनी औलाद को नहीं करवाएंगे तो पहले तो औलाद दूसरों की कदर नहीं करेगी और उसके बाद फाइनली जाकर वो शायद अपने वालिदैन की भी कदर नहीं करेगी। और फिर दारुस्सुकून जैसे इदारे जो शायद होने ही नहीं चाहिए, लेकिन वो न सिर्फ ये कि मौजूद हैं बल्कि उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और उनके मकीनों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला औलादों को जो है तौफ़ीक़ दे कि वो अपने वालिदैन की, अपने रिश्तों की कदर करें, और वालिदैन को अल्लाह ताला ये तौफ़ीक़ दे और ये शऊर दे कि वो अपने औलाद की सही तरबियत करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।